and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 Moments chapter 4, which is In the Kingdom of Food. So let's begin. First question, in the Kingdom of Fools, both the king and the minister were. तो जो साम्राज्य है बेवकूफ़ों का, उसमें किंग और मिनिस्टर ये लोग कैसे थे? आंसर इज ए इडियट्स, यानी कि ये बेवकूफ़ थे. हम कह सकते हैं कि लोग बुद्धिमान लोग नहीं थे. मिनिस्टर और राजा दोनों ही किंगडम ऑफ फूल्स में इडियट्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग एंड मिनिस्टर डिसाइड टू डू? तो राजा और मंत्री क्या निर्णय लेते हैं? आंसर इज सी, दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो वो ये निर्णय लेते हैं कि रात जो है उसे दिन में बदल दिया जाएगा और दिन जो है उसे नाइट में. यहाँ पे देखिए, दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. मतलब रात में वो सब लोग जो हैं वो जगेंगे, अपने फील्ड्स पर काम करेंगे और अपना बिजनेस चलाएंगे. और जब जैसे ही डार्क और जैसे ही सनराइज होगा वो बेड पे चले जाएंगे, मतलब सोने चले जाएंगे. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो किंगडम ऑफ फूल्स हैं उसमें लोग कब सोते थे, तो दिन में सोते थे. और अपना बिजनेस कब करते थे, तो रात के समय. एनीवन हु डिसोबेड विड बी पनिश्ड. तो इस तरह से ये जो किंग और मिनिस्टर हैं ये निर्णय लेते हैं ताकि वो दूसरे किंगडम से अलग कुछ शो कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अराइव्ड इन द सिटी किंगडम ऑफ फूल्स? तो किंगडम ऑफ फूल्स में सिटी में कौन दो नए स्ट्रेंजर्स आते हैं? आंसर इज डी, अ गुरु एंड हिज डिसाइपल. एक गुरुजी और उसके शिष्य किंगडम ऑफ फूल्स में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन द किंगडम ऑफ फूल्स? तो हमें बताना है कि बेवकूफ़ों के साम्राज्य में कमोडिटीज यानी कि जो सामान है उनकी कीमत, उनके मूल्य क्या थे? आंसर इज बी, एवरीथिंग कॉस्टेड द सेम, अ डड्डू. यानी कि हर एक सामान, चाहे वो बड़े से बड़ा चीज़ हो या छोटे से छोटा, हर एक चीज़ का मूल्य जो है, कीमत जो है सेम था और वो एक सिंगल डड्डू कॉस्ट करता था. यहाँ पर एक डड्डू जो है वो करेंसी है इनकी. आप इसे रुपया समझ सकते हैं कि मतलब हर एक चीज़ जो है वो 1 रुपये में मिलेगा. चाहे आप राइस खरीदें या बंच ऑफ बनानास खरीदें या कुछ भी खरीदें, तो ये एक सिंगल रुपया कॉस्ट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द गुरु एंड हिज डिसाइपल डिलाइटेड? तो हमें बताना है कि गुरु और उसके शिष्य जो हैं इतने डिलाइटेड, खुश क्यों थे? आंसर इज ए, दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी. वो जितना चाहे फूड खरीद सकते थे सिर्फ 1 रुपये में, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे. पहले तो ये इनके अचंभा का कारण था, ये एस्टोनिश थे कि सब चीज़ें 1 ही रुपये में हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं सिर्फ 1 रुपये में. बड़ा ही यूनिक सा सिस्टम था ये. इसलिए गुरु और डिसाइपल जब नए शहर में आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द डिसाइपल डू नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस? तो गुरु के शिष्य जो हैं वो इस प्लेस को यानी कि किंगडम ऑफ फूल्स को क्यों नहीं छोड़ के जाना चाहते थे? आंसर इज डी, बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप देयर एंड ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. तो जो शिष्य है वो इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि हर एक चीज़ जो है काफ़ी सस्ती थी. यहाँ पर सबका एक ही दाम था और यहाँ पे जो गुरु शिष्य है उसका एक ही इच्छा है कि वो सिर्फ अच्छा और सस्ता खाना खाए फूड के लिए. यहाँ पे चीप फूड है और इसलिए वो इस जगह को नहीं छोड़ के जाता है. तो देखिए, यहाँ पे गुरु जो है उसे समझाते हैं कि ये जो जगह है ये सही नहीं रहेगा इनके रुकने के लिए. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. गुरु कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये किंगडम ऑफ फूल्स है. पर जो डिसाइपल है वो कहता है कि हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. तो गुरु कहते हैं कि दे आर ऑल फूल्स, दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. तो गुरु जी उसे समझाते हैं शिष्य को कि ये जगह सेफ नहीं है क्योंकि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, बेवकूफ़ों का साम्राज्य है. ये कल को क्या करेंगे कोई नहीं जानता. इनका बिहेवियर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इसलिए सेफ रहने के लिए ये जगह छोड़ देना चाहिए. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. पर जो शिष्य है वो गुरु की बुद्धिमान बातों से सहमत नहीं होता है और वो यहीं रुक जाता है और गुरु जो है शहर छोड़ के चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल? तो एक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल यानी कि जो गलियों में मिलने वाले पवित्र बैल होते हैं उनकी तरह मोटा कौन हो जाता है किंगडम ऑफ फूल्स में? फैल कौन जाता है? तुलना की गई है यहाँ पे एक पवित्र बैल से जो कि थोड़ा मतलब मोटा होता है, फैला हुआ होता है. आंसर इज सी, द डिसाइपल. जो शिष्य है
क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सस्ता फूड मिल रहा था और ये खाता खाते खाते काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज हाउस द थीफ ब्रोक इनटू। तो किसके घर में चोर जो है चोरी करने घुसता है? आंसर इज बी, इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक धनी व्यापारी के घर में चोर जो है सेंध लगाने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज द थीव्स डेथ। तो चोर की मृत्यु कैसे होती है, उसके पीछे का कारण क्या था? आंसर इज बी, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। तो जिस व्यापारी के घर में चोर बल्कल जो है वो सेंध लगाने जाता है, वहाँ पे वो होल करता है वॉल में, और उसके बाद जो जैसे ही वो लूट लेके भाग रहा होता है तभी जो दीवार है, ओल्ड हाउस पुराना घर है, उसके सर पे गिर जाती है और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रैन टू द किंग सीकिंग जस्टिस आफ्टर द थीव्स डेथ। तो चोर की मृत्यु होने के बाद राजा से जस्टिस यानी कि न्याय मांगने कौन जाता है? आंसर इज ए, थीव्स ब्रदर। चोर का जो भाई है वो राजा के दरबार में न्याय की गुहार लेकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द किंग समन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बार राजा जो है अपने दरबार में किसको बुलाते हैं? आंसर इज बी, द मर्चेंट। उस व्यापारी को जिसके घर में, ओनर ऑफ द हाउस जिसके घर में चोर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूज द मर्चेंट गेव फॉर सेविंग हिमसेल्फ द फर्स्ट टाइम। तो हमें बताना है कि क्या बहाना जो है, क्या एक्सक्यूज व्यापारी राजा के दरबार में देता है अपने आप को बचाने के लिए? आंसर इज सी, ही ब्लेम्ड इट ऑन द ब्रिकलेयर फॉर नॉट बिल्डिंग द वॉल राइट। तो ये सारा दोष जो है वो ब्रिकलेयर यानी कि जो ईंटें बिछाता है, जो दीवार बनाता है, उस पर डाल देता है कि उसने ये कमज़ोर दीवार बनाई है, इसी के कारण दीवार गिरी और ये हादसा हुआ। तो ये सारा ब्लेम जो है किस पर डाल देता है? ब्रिकलेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज समन बाय द किंग द सेकेंड टाइम। तो राजा अपने दरबार में दूसरी बार किसको बुलाते हैं? आंसर इज ए, द ब्रिकलेयर। जो ईंटें बिछाने का काम करता है, जो कि अब एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, ओल्ड मैन हो चुके हैं, उन्हें बुलाता है राजा अपने दरबार में इन सारे इंसिडेंट के न्याय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द ब्रिकलेयर ब्लेम फॉर डिस्ट्रैक्टिंग हिम। तो जो ईंटें बिछाने वाला है वो किस पर सारा दोष डालता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? आंसर इज डी, अ डांसिंग गर्ल विथ हर जिगलिंग एंकलेट्स। तो एक डांस करने वाली गर्ल है और उसके जिगलिंग एंकलेट्स यानी कि जो घुंघरू जो बार बार आवाज़ कर रहे थे, शोर कर रहे थे, उस पर वो सारा ब्लेम डाल देता है कि इसी कारण उसका ध्यान नहीं लगा और वो ठीक से दीवार नहीं बना पाया और ये हादसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज समन बाय द किंग द थर्ड टाइम। तो राजा अपने दरबार में तीसरी बार इस इंसिडेंट के जस्टिस के लिए किसे बुलाता है? आंसर इज सी, द डांसिंग गर्ल। जो डांस करने वाली महिला थी, अब ये एक वृद्ध महिला हो चुकी हैं और अब ये दरबार में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम ऑन। तो डांसिंग गर्ल जो है वो सारा दोष किस पर डाल देती हैं? आंसर इज ए, अ गोल्ड स्मिथ हु मेड हर वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। तो ये सारा दोष जो है एक सोने बनाने वाले एक गोल्ड स्मिथ पे डाल देती हैं जिसके वजह से इन्हें बार बार स्ट्रीट में अप एंड डाउन करना पड़ा और इनके जिगलिंग एंकलेट्स के कारण जो घुंघरू शोर करने लगे उससे ब्रिकलेयर का माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये कहती है कि सारा दोष किसका है? गोल्ड स्मिथ का है। वो बहुत ही लेजी इंसान था। इन्होंने उसे अपना एक ज्वेलरी दिया था बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं बना रहा था और इसी से 10 बार इन्हें आना जाना पड़ रहा था और इसी कारण ये सब इंसिडेंट हुआ। तो ये सारा दोष किस पर डाल देती हैं? सोने बनाने वाले पे, एक सुनार जो होता है उस पर डाल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग्स बेलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज। तो राजा के जो बेलिफ हैं यानी कि असेधक जो हैं, एक तरह के ऑफिसर्स जो हैं, वो सुनार के लिए सर्च करते हैं और वो कहाँ मिलता है? आंसर इज बी, हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो वो अपने दुकान के एक कोने में छुप के बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द गोल्ड स्मिथ ब्लेम। तो सुनार जो है वो किसे दोषी ठहराता है? आंसर इज डी, अ रिच मर्चेंट, एक धनी व्यापारी को। गोल्ड स्मिथ कहता है कि जो डांसिंग गर्ल है उसे बार बार उसका ज्वेलरी ये क्यों नहीं बना पाया और उसे बार बार अप एंड डाउन करना पड़ा, इस वजह से क्योंकि एक धनी व्यापारी के घर में शादी थी और उसने उसे ऑर्डर दिया हुआ था काम पे। तो
ये सारा एक रिच मर्चेंट पर दोष डाल देता है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो ये जो व्यापारी का नाम लेता है, जिस धनी व्यापारी का सुनार नाम लेता है, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि वही मर्चेंट होता है जिसके घर में चोर सेंध लगाने गया था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग इट वॉज इन मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। तो मर्चेंट कहता है कि उसके पिताजी ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, इसलिए वह रियल दोषी नहीं है। लेकिन किंग कहता है कि जिस तरह तुमने अपने फादर के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है, उसी तरह से उनके दोष भी, उनके गुनाह भी तुम्हारे ही सिंस हैं। और इसलिए फाइनली किंग जो है डिसाइड करता है कि मर्चेंट को पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द किंग फाइनली डिसाइड टू पनिश। तो राजा जो है किसे पनिश करने का निर्णय लेता है? आंसर इज बी, द मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कुड द रिच मर्चेंट नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो जो धनी व्यापारी है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया जा सकता था स्टेक पे? तो स्टेक एक मेटल वुडन पोस्ट होता है जिस पर इसे एग्जीक्यूट करने वाले थे। आंसर इज सी, ही वॉज टू थिन फॉर द स्टेक। तो जो व्यापारी है वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था और वो स्टेक पर फिट नहीं बैठता। तो राजा और मंत्री फिर से विचार करते हैं कि व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। राजा और मंत्री कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी इन्हें ध्यान आता है कि ऑल दे नीड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो इन्हें बस करना क्या है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो मोटा हो और वो स्टेक को फिट कर जाए। तो द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड fit the steak, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। तो तभी इनकी नज़र जो है, जब ये मोटे व्यक्ति को खोज रहे होते हैं, तो तभी इनकी नज़र उस शिष्य पे पड़ती है जो खा खा के मोटा हो गया होता है। क्या क्या खाता है? तो बनानाज, राइस, व्हीट और घी खा के वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और उन्हें लगता है कि यही जो है वो स्टेक पर फिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग सेड दैट द मर्चेंट हैड इनहेरिटेड। तो राजा कहता है कि जो व्यापारी है उसने क्या इनहेरिट किया है? आंसर इज बी, हिज फादर्स रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डिसाइडेड टू बी एग्जीक्यूटेड इन प्लेस ऑफ मर्चेंट एंड वाई। तो व्यापारी की जगह पे किसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये किसे चुना जाता है और क्यों? आंसर इज सी, द डिसाइपल, बिकॉज ही वॉज फैट इनफ टू फिट द स्टेक। जो शिष्य है वो उसे चुना जाता है क्योंकि वो फैट हो गया है, इतना ज़्यादा मोटा हो गया है कि वो स्टेक को फिट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, हुज वर्ड्स वर दीज। तो ये शब्द किसके हैं? इसमें कहा गया है कि ये जो है शहर है मूर्खों का, फूल्स का शहर है, बेवकूफ़ों का, और आप नहीं बता सकते कि वो क्या करेंगे, मतलब उनका बिहेवियर जो है अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो किसके थे? आंसर इज सी, द गुरु। गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए ये बातें कही थी। तभी जब शिष्य जो है, वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर दैट, ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। और तभी उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आते हैं कि गुरु जी ने उसे क्या समझाया था। तो ये सब बातें जो हैं गुरु जी अपने विजन में देखते हैं अपने मैजिकल पावर से, और वो पहुंच जाते हैं अपने डिसाइपल को, शिष्य को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गुरु सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। तो गुरु जो हैं वो अपने शिष्य की जान कैसे बचाते हैं? Answer is A, by fooling the king and the minister that whoever dies on it first will be reborn as the king of this country and whoever goes next will be the future minister of the country। तो वो राजा को फूल कर देते हैं गुरुजी कि जो भी स्टेक पे पहले जाएगा और वो दोबारा से जन्म लेगा एज किंग ऑफ द कंट्री, विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री, और जो नेक्स्ट जाएगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो अब जो किंग है वो डीप सोच में पड़ जाता है और फिर वो कहता है अपने मिनिस्टर से कि हमें जो है अपना किंगडम दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए नेक्स्ट लाइफ में, और इसलिए चलो हम ही लोग इस स्टेक पे, मतलब गुरु और मिनिस्टर कहते हैं कि वो लोग ही स्टेक पर चले जाएं और फिर वो दोबारा किंग की तरह और मिनिस्टर की तरह बर्थ लेंगे और रूल करेंगे। और ये कहता है कि हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज, मतलब ये बेवकूफ़ हैं, ये गुरु की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं और जो सेंट लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते, और इसलिए ये निर्णय लेते हैं कि स्टेक पर ये दोनों किंग और मिनिस्टर ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मेड द न्यू किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो मूर्खों के साम्राज्य में, बेवकूफ़ों के साम्राज्य में नया राजा कौन घोषित किया जाता है? आंसर इज ए, द गुरु। जो गुरु हैं उन्हें नया किंग बनाया जाता है।
जो वहाँ के निवासी लोग थे वो गुरु से बेग करते हैं कि आप हमारे अगले नेक्स्ट किंग बने और उनका जो डिसाइपल है, शिष्य है, वो मिनिस्टर बने। तो गुरु जी पहले तो नहीं मान रहे थे, फिर फाइनली राजी होते हैं, लेकिन एक शर्त पे, कि वो एक कंडीशन पे, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, जितने पुराने लॉज हैं, पुराने लॉ, जैसे कि रात जो है वो दिन में बदलेगा और दिन जो है वो रात में बदलेगा, सारी चीज़ों की, सारी वस्तुओं के मूल्य जो हैं एक समान होंगे। तो ये सारे पुराने लॉज जो हैं उनको अगर बदला जाएगा तभी गुरुजी जो है वो राजा बनेंगे, और फिर गुरुजी राजा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट कंडीशंस द गुरु अग्री टू बी द किंग। तो हमें बताना है वो कौन से शर्तें थे, कंडीशंस थे जिसपे गुरु जो हैं वो राजा बनने के लिए राजी हो जाते हैं। आंसर इज सी, दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, जितने भी पुराने लॉज हैं उनको बदल दिया जाएगा तभी गुरुजी किंग बनेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और अब से नाइट जो है वो दोबारा से रात रहेगा और दिन जो है दिन में होगा, यानी कि दिन के जो काम है वो दिन में करेंगे और रात में लोग सोएंगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डड्डू, यानी कि जो 1 रुपया है डड्डू है उसके लिए उसमें कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों की प्राइस अलग अलग होंगी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, तो एक सामान्य किंगडम बन जाता है, किंगडम ऑफ फूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी का मोरल क्या है। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ए और बी सही हैं। फुलिश पीपल आर डेंजरस एंड अनप्रिडिक्टेबल, जो मूर्ख लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग, वो खतरनाक है और अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब उनके वो नेक्स्ट क्या करेंगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फूल्स, मतलब बुद्धिमान बनो और फूल्स की संगति से बचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज अ डैश। तो किंगडम ऑफ फूल्स किस प्रकार का स्टोरी है, टेक्स्ट है। आंसर इज बी, फोक टेल। तो ये एक लोक कथा है, फोक टेल है, जो कि लोगों में प्रचलित होता है। फेबल क्या होता है, तो फेबल एक ऐसा स्टोरी होता है जिसमें मेन लीड में पशु एनिमल्स होते हैं और वो बोलते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो बोलते हैं और ह्यूमन बीइंग्स की तरह एक्ट करते हैं। तो विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो एक तरह से फेबल का एग्जाम्पल है। लेजेंड क्या होता है, लेजेंड किसी लोकल हीरो की गाथा होती है। और एन एपिलोग, एपिलोग क्या है, एक शॉर्ट समरी होगा स्टोरी का। तो ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है वो एक फोक टेल है, यानी कि लोक कथा है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इन सबको आप जरूर याद करें। तो बेलिफ क्या है, एक लॉ ऑफिसर है, और स्क्रेप क्या होता है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें कोई फंस गया हो। तो इन सबको आप वर्ड मीनिंग्स को याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द किंगडम ऑफ फूल्स अ कन्नड़ फोक टेल इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो किंगडम ऑफ फूल्स जो कि एक टेक्स्ट है, ये कन्नड़ लिटरेचर का पार्ट है, कन्नड़ फोक टेल का पार्ट है, और ये कहाँ से लिया गया है। आंसर इज ए के रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो ये जो टेक्स्ट है किंगडम ऑफ फूल्स, ये यहाँ से लिया गया है, ए के रामानुजन्स की फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया जो है उससे ये कन्नड़ फोक टेल है और यहाँ से इसे लिया गया है। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Moments chapter 4 which is in the kingdom of fools। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।